हेलो एवरीवन। सो पीएन गाडगिल का Q4 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट ठीक थे कंपनी के, इसी वीक हमने डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट नंबर्स अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ज्यादा खराब दिखेगा, लेकिन थोड़ा डीपर लेवल पे हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी अभी अपने नॉन ऑपरेशनल बिजनेस को डीग्रो करती जा रही है, इसीलिए कंसोल लेवल पे नंबर्स थोड़े से खराब है। लेकिन जो इनके मेन बिजनेसेस हैं सब में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी के भी नंबर्स ठीक है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ, कंसोल लेवल पे पैट में ज्यादा ग्रोथ नहीं है बिकॉज वही नॉन ऑपरेशन बिजनेस को कंपनी डी ग्रो कर रही है, अदरवाइज बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। फोकस हमको कर रहा है कॉन कॉल के ऊपर। एक तो इनके कॉन कॉल में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे क्या किन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन हुआ है। प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगर आप देखोगे पास्ट में अभी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, वो भी एक छोटा सा इशू है। बाकी हमें जो फोकस करना है वो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे करना है, एग्जैक्टली कितने स्टोर्स कंपनी ओपन करने को देख रही है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र के बाहर कहाँ पे कंपनी स्टोर ओपन करेगी और कितने टोटल स्टोर ओपन करेगी, उनका ब्रेक इवन क्या रहेगा, क्या मार्जिन पे कोई प्रेशर पड़ेगा, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कैसा है, एंड साथ में देखेंगे आउटलुक अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है इस बिजनेस के अंदर। सो कौन कौन स्टार्ट करते हैं कंपनी का नंबर्स एक बार जस्ट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का। तो कंसोल लेवल पे आपको इनका रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा 5%, लेकिन जो इनके मेन बिजनेसेस हैं जिसमें रिटेल बिजनेस, रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस, उसका ग्रोथ 50% है रेवेन्यू का। जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो 37% से ग्रो किया है, एंड ई कॉमर्स वाला बिजनेस आई थिंक 243 या 245% के आसपास से ग्रो किया है, तो सब में ग्रोथ अच्छी रही है। नॉन ऑपरेशन बिजनेस इनका एक B2B का सेगमेंट था, रिफाइनरी वाला सेगमेंट, जहां पे कंपनी बुलियन वगैरह सेल करती थी। सो एक तो वो नो मार्जिन बिजनेस था, और किसी भी लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखोगे तो कोई भी और प्लेयर उससे कुछ बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता नहीं है, तो पीएन गडगिल भी उसको धीरे धीरे डी ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर तक वो 1/3 कंट्रीब्यूट करता था कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, और इस क्वार्टर में कंपनी ने उस सेगमेंट को 96% से डी ग्रो किया है। इसीलिए रीजन है कि कंसोल लेवल पे आपको सिर्फ 5% का ग्रोथ दिख रहा है, हालांकि जो मेन बिजनेसेस हैं सब में अच्छा ग्रोथ है। नाउ कॉन कॉल पे अगर हम फोकस करें तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये जो इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमारे मेन बिजनेसेस में, उसका मेन रीजन रहा है कि जो हमने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो न्यू स्टोर्स हमने ओपन करे उनमें काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, एंड जो हमारे डिजाइन वगैरह है उनकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसने हमारे ग्रोथ को ड्राइव किया है। देन इनका फुटफॉल अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा है, 38% से कंपनी का फुटफॉल इंक्रीज हुआ है। गोल्ड के प्राइसेस 30% बढ़ गए हैं YOY लेवल पे, और ऑलमोस्ट 1 लाख टच कर दिया है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में अगर आपका फुटफॉल, कंज्यूमर फुटफॉल 38% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो रीजन है, जो ज्योग्राफी है, एटलीस्ट वहां के कंज्यूमर सेंटीमेंट में मायूसी नहीं है, मतलब कस्टमर अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मे बी उनका जो फंक्शन है, जो ओकेशन है, उसके लिए उनको मैंडेटरी है कि गोल्ड परचेज करना ही है, लेकिन किसी भी तरीके से स्लो डाउन देखने को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, फुटफॉल में काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड पीएन गडगिल का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनका कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा रहता है। 92.3% का कन्वर्जन रेशियो है कंपनी का इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 93% था। इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है कि कस्टमर 100 कस्टमर मेरे स्टोर पे आ रहा है, उनमें से 92 93 कस्टमर कुछ ना कुछ परचेज करके जा ही रहा है। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी इनका जो डिजाइन है उसकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है, या फिर इनके जो सेल्स पर्सन हैं वो काफी स्किलफुल हैं कि कोई भी कस्टमर आया तो मे बी कोई छोटा आइटम ही लेकिन उसको सेल करके देना है, तो एफिशिएंसी में भी उनकी वहां पे आती है। लेकिन ये सारी चीजें कंपनी को हेल्प कर रही है क्योंकि इनका स्टोर साइज अगर आप देखोगे तो वो काफी छोटा है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। इसीलिए आपको देखेगा पीएन गाडगिल का रेवेन्यू पर स्टोर हो, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हो, ये सारे नंबर्स बहुत बेटर हैं इन कंपैरिजन टू पीयर्स, तो ये ट्रेंड अभी भी काफी अच्छा है कंपनी के लिए। देन अक्षय तृतीया बहुत अच्छा गया, मैनेजमेंट का कहना है कि अक्षय तृतीया का सेल्स काफी अच्छा था। प्लस ओवरऑल अप्रैल और मई का जो मंथ है अभी तक वो अच्छा गया, मतलब कोई ऐसा स्लो डाउन हमको देखने को नहीं मिला है जो हमने टाइटन के कॉन कॉल में देखा, आरबीजेड के कॉन कॉल में देखा, वैसा इनका बिल्कुल कमेंट्री नहीं है। ये डिमांड को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, सेम लाइक कल्याण, जैसे कल्याण का कहना था। देन कंपनी का कहना है कि 30% गोल्ड के प्राइसेस बढ़े जरूर हैं, लेकिन कंज्यूमर फुटफॉल स्लो डाउन नहीं हुआ है। एक चीज जरूर हुई है कि जैसे कुछ कस्टमर्स ने अपना टिकट साइज थोड़ा सा कम कर दिया है, जैसे अगर कस्टमर पहले 22 कैरेट ज्यादा परचेज कर रहे थे तो अब उन्होंने 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, उस कैटेगरी में ज्यादा सेल्स अपनी इंक्रीज करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्स डी ग्रो होती हुई दिखी है या वॉल्यूम में भी हमको नेगेटिव ग्रोथ दिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम ग्रो भी कर रहा है और फुटफॉल भी कंसिस्टेंटली आ रहा है। देन स्टड ज्वेलरी में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 31% से इस कंपनी का स्टड ज्वेलरी ग्रो किया है YOY लेवल पे, एंड अब इनका स्टड रेशियो भी 8% हो गया है।
तो जब आप देखते हो कल्याण को या टाइटन को, उनका उनका आपको इबिटा मार्जिन बहुत अच्छा दिखेगा। टाइटन का तो खैर 9-10-11% है, कल्याण का भी पहले 8% था, अभी वो फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन कर रहे हैं इसलिए उनका इबिटा मार्जिन कम हो रहा है। लेकिन पीएन गाडगिल का जो इबिटा मार्जिन है वो काफी कम है, 4-5% के आसपास का इबिटा मार्जिन है। उसका रीजन ये है कि स्टड रेशियो सिर्फ 8% है, कल्याण का स्टड रेशियो 30-31% है, इवन सेनको का भी स्टड रेशियो बहुत अच्छा है, 10-11% के रेंज में है। सो इनका स्कोप है बहुत अच्छा आगे मार्जिन इंप्रूवमेंट का, क्योंकि स्टड रेशियो कंपनी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। 5 साल पहले तो बिल्कुल स्टड ज्वेलरी था ही नहीं इनके पास, लास्ट 2-3 साल से इन्होंने स्टार्ट किया है। आज 500 करोड़ जो सेल्स है इस कंपनी का वो स्टड ज्वेलरी से आता है, डायमंड ज्वेलरी से आता है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम कुछ बहुत डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने डिजाइन पे काम कर रहे हैं। मतलब पॉल की कैटेगरी के अंदर, देन नेकलेसेस में हमने अबव 20 लाख में काफी नए डिजाइन लॉन्च करे हैं। सो बैंगल्स हो गए आपके, इन सारे में हमने कुछ यूनिक डिजाइन लॉन्च किए हैं जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और एक और चीज इनका कहना है कि महाराष्ट्र जो है वो ट्रेडिशनली इतना ज्यादा नहीं जाना जाता है ये स्टड ज्वेलरी के लिए, डायमंड ज्वेलरी के लिए। स्टिल हमारे डिजाइन बहुत अच्छा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले सालों में आपको दिखेगा हमारा स्टड रेशियो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगा। अब स्टड रेशियो इंप्रूव होगा तो क्या होगा, कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव होने का चांस है यहां से। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टोर एक्सपेंशन प्लान। सो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। आई मीन लास्ट जहां तक हमने डिस्कस किया था इनका जो गाइडेंस था, 25 स्टोर्स ओपन करने का इनका गाइडेंस था, एग्जैक्ट गाइडेंस था। अब इस कॉन कॉल में अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा वेरिएंस है इनके इनके गाइडेंस में। कहीं पे इन्होंने 20 से 25 बोला है, कहीं पे इन्होंने एग्जैक्ट 25 बोला है, कहीं पे 22 से 25 बोला है। ब्रॉडर रेंज अगर हम 20 से 25 लेके चलें तो आज पीएन गडगिल के स्टोर्स हैं 53। अगर कंपनी 20 स्टोर्स ओपन करती है तो टोटल स्टोर हो जाएगा 73, यानी स्टोर एक्सपेंशन हो गया आपका 38% का, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अगर कंपनी 25 स्टोर्स ओपन करती है तो आपका टोटल स्टोर हो गया 78 और एक्सपेंशन रेट हो गया 47%। सो 38% हो या 47% हो, दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ में हमको ये भी देखना है कि इस इंडस्ट्री का जो बड़ा प्लेयर है कल्याण, ऑलरेडी 350-380 स्टोर्स हैं, वो कंपनी अगले साल 170 स्टोर ओपन करने का प्लान कर रही है, तो उसका भी एक्सपेंशन रेट 40-45% है इतने बड़े बेस पे। गाडगिल का स्टोर एक्सपेंशन गाइडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको पीयर्स के साथ में भी कंपेयर करना है। तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है। इसमें एक चेंज है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो कंपनी का कहना था कि 15 जो स्टोर्स होंगे हमारे वो पीएन गाडगिल के होंगे, और जो 10 स्टोर्स हैं वो जो ये नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसके बाकी के 10 स्टोर्स होंगे। अब इनका कहना है कि 50-50 होगा। 50% मतलब 12-13 स्टोर जो है वो पीएन गडगिल के होंगे, 12-13 स्टोर जो है वो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी का होगा। और इसमें भी कोको फोको 50-50 होगा, यानी 50% स्टोर कोको मॉडल, 50% स्टोर फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल पे। नाउ अब पॉइंट आता है कि आपका महाराष्ट्र के बाहर कितने स्टोर्स ओपन कर रहे हो। तो कंपनी का कहना है कि महाराष्ट्र के बाहर हम गोवा के अंदर 2 से 3 स्टोर ओपन करेंगे, यूपी के अंदर 5 से 6 स्टोर ओपन करेंगे, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 स्टोर हम बिहार के अंदर भी ओपन करने को देख सकते हैं। यानी FY26 में पीएन गाडगिल मेनली महाराष्ट्र के बाहर गोवा, यूपी एंड बिहार, इन 3 स्टेट्स के अंदर फोकस कर रहा है एक्सपेंशन के लिए। अब स्टोर का आई मीन किस तरीके का प्लान रहेगा इनका, तो Q1 में कंपनी सिर्फ अपना जो ये सब ब्रांड है इनका लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसके 2-3 स्टोर ओपन करेगी। सबसे ज्यादा स्टोर ओपनिंग इनकी Q2 के अंदर होगी, जहां पे कंपनी महाराष्ट्र के बाहर भी स्टोर ओपन करेगी, और Q3 Q4 में 4-5 स्टोर ओपन होगा कंपनी का। ये इनका प्लान रहेगा हर एक क्वार्टर का। अब पॉइंट आता है कि ब्रेक इवन किस तरीके का रहेगा। तो जो महाराष्ट्र के अंदर ये स्टोर ओपन करेंगे, क्योंकि ये 180-190 ईयर्स पुरानी कंपनी है, वहां पे इनको ब्रांड का एक एडवांटेज मिलता है, पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है। सो कंपनी का कहना है महाराष्ट्र में तो हमारा ब्रेक इवन काफी फास्ट है, 15 से 18 मंथ्स में हमारा ब्रेक इवन हो जाता है महाराष्ट्र में कोई भी नया स्टोर ओपन करते हैं। महाराष्ट्र के बाहर क्योंकि हम पहली बार एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये सारे न्यू स्टेट्स होंगे हमारे लिए, सो हमारा मानना है 18 से 24 मंथ्स का हमको टाइम लगेगा ब्रेक इवन करने में स्टोर लेवल पे। और इंडस्ट्री का भी यही ट्रेंड है, मतलब लगभग 18-24 मंथ्स हर एक प्लेयर को लगता है। जो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी वाला इनका सब ब्रांड है, क्योंकि कंपनी उसमें जेनजी को टारगेट करेगी, न्यू डिजाइन, न्यू कलेक्शन, आई मीन इंपल्स बाइंग जैसा वो होगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे, मार्जिन उसमें काफी अच्छे होंगे, 14 कैरेट वगैरह उसमें ज्यादा टारगेट किया जाएगा। सो उसमें कंपनी का कहना है कि 12-15 मंथ्स में उसका ब्रेक इवन हो जाएगा, बिकॉज उसके मार्जिन अच्छे होंगे। तो ये इनका गाइडेंस है ब्रेक इवन को लेकर के। देन पॉइंट आता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पे कैसा गाइडेंस है FY26 का। सो इनका कहना है कि FY26 में अगेन इसमें भी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, कहीं पे इन्होंने 20% बोला है, कहीं पे 25 बोला है, कहीं पे 20 से 25 और 30, तीनों इस तरीके का गाइडेंस है। बॉल पार्क आप लेके चलो तो 25 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने
FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का। अब इस साल इन्होंने किया है लगभग 7700 करोड़, तो उसके ऊपर अगर हम कंजर्वेटिवली 25% का ग्रोथ गाइडेंस लेके चलें तो FY26 में जो इनका रेवेन्यू का नंबर बनता है वो 9500 करोड़ के आसपास बनता है। सो ये इनका गाइडेंस है FY26 का। इस साल इन्होंने 26% का ग्रोथ दिखाया है, अगले साल भी अगर आप देखोगे तो लगभग इतना ही है 25%। लेकिन इस ग्रोथ का ट्रेंड कैसा रहेगा? जो फर्स्ट हाफ है Q1 प्लस Q2, इसमें आपको कंसोल लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखेगा, बिकॉज वो जो बुलियन वाला सेगमेंट है इनका B2B वाला सेगमेंट, वो इन्होंने 1 अक्टूबर से उसको डी ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो लास्ट ईयर FY25 में Q1 और Q2 में इनका बुलियन सेल्स था, तो बेस उसका हाई था। इस बार Q1 Q2 में बुलियन सेल्स नहीं होगा, तो इसलिए बेस इफेक्ट की वजह से आपको कंसोल लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो इसमें हमको क्या करना है कि वही जो हमने इस क्वार्टर में किया, डीपर लेवल पे देखना है। जो रिटेल का सेगमेंट है, फ्रेंचाइजी का सेगमेंट है, ई कॉमर्स का सेगमेंट है, उनका सेपरेटली ग्रोथ देखना है। कंसोल लेवल पे आपको ऑफकोर्स अगेन फिर से Q1 Q2 में ग्रोथ नहीं दिखेगा, वो Q3 से दिखना शुरू होगा। तो सेकंड हाफ में ग्रोथ पिकअप होगा और फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट 25 से 30% का गाइडेंस दे रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मार्जिन को लेकर के। अब हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग में इन्होंने कॉन कॉल के अंदर इबिट्टा लेवल पे तो मार्जिन का पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का कहना है मार्जिन हमारा इंप्रूव होगा, उसके फैक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे 17 स्टोर्स इन्होंने लास्ट ईयर ओपन करे FY25 में, और वो सारे अभी ब्रेक इवन नहीं हुए हैं, वो सब इस FY26 में ब्रेक इवन होंगे। तो इबिट्टा लेवल पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वो मार्जिन को इंप्रूव करेगा। स्टड रेशियो आपका इंप्रूव होगा, वहां से भी मार्जिन आपका इंप्रूव होगा। जो आपका B2B वाला सेगमेंट है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, नो मार्जिन सेगमेंट है वो। और रिटेल सेगमेंट जहां पे कंपनी के मार्जिन अच्छे होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन इस साल 70% था, FY26 में कंपनी कह रही है 80% जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो ऑफकोर्स इनका EBITDA मार्जिन इंप्रूव करना चाहिए, यहां से और इंप्रूव करना चाहिए FY26 के अंदर। लेकिन पैट मार्जिन के ऊपर मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है FY26 में हमारा जो पैट मार्जिन है वो 2.75% से लेकर के 3.25% के रेंज में रहेगा। मतलब एक तो काफी वाइड रेंज है, 2.75 से 3.25%। अब इसमें एक चीज अगर आप समझो, FY25 में ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है, इसमें कंपनी का पैट मार्जिन था 2.85%। तो अगर मैं ये रेंज देखूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगेगा कि ठीक है, मतलब 2.85 के अगेंस्ट में कंपनी का गाइडेंस 2.7 से 3.2 का है, यानी कि एक्सपेक्टेडली कंपनी का पैट मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। बट हमको Q4 का पैट मार्जिन भी तो देखना है, तो Q4 में इनका पैट मार्जिन था 4%। अब मैनेजमेंट यहां पे ऑफकोर्स एक चीज ये कह सकता है कि हमारा FY25 में फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में बुलियन सेल्स था, जो FY26 में नहीं होगा, इस वजह से पैट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में पॉइंट ये आता है कि Q4 में जो आपका रिजल्ट आया है उसमें तो बुलियन सेल्स नहीं था, उसमें तो आपका यही रिटेल बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस। एक तरीके से अगर मैं यही ट्रेंड पकड़ूं तो बिल्कुल यही मैच होना चाहिए FY26 में भी, क्योंकि FY26 में भी आप गाइड कर रहे हो कि B2B नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका FY26 में भी पैट मार्जिन 4% के आसपास होना चाहिए। बट मैनेजमेंट का गाइडेंस यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव लगता है उनका। लोअर एंड अगर आप देखो तो 2.75% का उन्होंने गाइडेंस दिया है। हालांकि उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्योंकि हम न्यू स्टेट्स के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, नए टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं, तो एक तो हमारा ब्रेक इवन भी इंक्रीज होगा, लॉजिकल पॉइंट है। 18 मंथ से 24 मंथ्स हो जाएगा, जो अभी तक 15-18 मंथ्स के बीच में होता था। तो ऑफकोर्स ये पॉइंट है, इसकी वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कि कंपनी का पैट मार्जिन 4% था जो Q4 में, वो सीधे 2.75% अगर चला गया लोअर एंड पे, तो वो बहुत खराब परफॉर्मेंस होगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से। मतलब आप ये समझो तो पैट लेवल पे कंपनी का कुछ बहुत खराब होना चाहिए बिजनेस के अंदर, तब जाके आपका जो पैट मार्जिन है वो 2.75% जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 4% है Q4 में, एंड ठीक है आप एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हो, ज्यादा स्टोर ओपन कर रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर भी आप हैवीली एक्सपैंड कर रहे हो, स्टिल आपका पैट मार्जिन एटलीस्ट 3% या 3.2% के रेंज में तो रहना चाहिए। इतना ज्यादा तभी गिर सकता है जब कुछ ज्यादा खराब होगा प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से, सो वो हमको देखना होगा। और इस पैट मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर आप इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट नंबर कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, तो जैसे हमने गाइडेंस अज्यूम किया 25 से 30%, हम कंजर्वेटिव लेते हैं, 25% का कंपनी ग्रोथ टारगेट करती है FY26 में। FY25 में रेवेन्यू कितना है? लगभग 7700 करोड़। तो 7700 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी 25% का ग्रोथ दिखाती है तो रेवेन्यू कितना हो गया? 9500 करोड़। 9500 करोड़ के ऊपर अगर मैं लोअर एंड पकड़ूं इनके पैट मार्जिन के गाइडेंस का 2.75%, तो कंपनी का पैट आता है 261 करोड़। FY25 में कितना पैट था? 218 करोड़। यानी इसके अकॉर्डिंग इनका जो पैट का ग्रोथ है वो 20% होगा।
रेवेन्यू ग्रो 25%, पैट का ग्रो 20%। ये खराब नहीं है, लेकिन अगर मैं ट्रेंड देखूं तब तो बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि इस साल कंपनी का पैट ग्रोथ 41% आया है, और मार्जिन इंप्रूव होने के बाद भी अगर आपका पैट ग्रोथ 20% रहेगा तो आई मीन बहुत खराब होना होगा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से। देन अगर मैं हायर एंड पकड़ूं इनके पैट मार्जिन का 3.25%, तब कंपनी का एग्जैक्ट पैट आता है FY26 में 3.5 से 3.10 करोड़ के आसपास। यानी अगेन FY25 के पैट से कंपेयर करें जो 218 करोड़ था, तो कंपनी का पैट हो जाता है लगभग 41% का ग्रोथ, जो कि इस साल भी था। सो ये वाला नंबर आता है तो फिर भी समझ में आता है, बिकॉज आपके आई मीन ट्रेजेक्ट्री तो यही है ना कि आपका EBITDA मार्जिन इंप्रूव होगा, एक्सपेंसेस में भी थोड़े से इंक्रीज होंगे, तो पैट मार्जिन इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। आई मीन रैशनली तो यही चीज समझ आती है। बाकी ऑफ कोर्स हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरीके का इनका ट्रेंड रहता है आने वाले क्वार्टर्स में। देन इनका अगर हम QIP का भी इनका पॉइंट डिस्कशन चल रहा था, बट अभी वो वाला जो पार्ट है वो अंडर द टेबल है। तो QIP जो इनको रेज करना है, हालांकि वो बिजनेस के लिए नहीं करना है, मतलब फंड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप देखोगे तो लिस्टेड बिजनेस को ये मैंडेटरी होता है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो उनका मैक्सिमम 75% तक ही रह सकता है। PN गडगिल का प्रोमोटर होल्डिंग अभी 83 या 82% है आई थिंक, तो इनको 7 से 8% का इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा। हालांकि इनके पास सितंबर 2027 तक का टाइम है उसके लिए, तो अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि उसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया है, नियर फ्यूचर में अभी नहीं देख रहे हैं हम। मे बी कंपनी FY27 तक उसको कर सकती है, लेकिन करना तो पड़ेगा वो, बिकॉज वो मैंडेटरी है कंपनी के लिए। देन ओवरऑल अगर हम ग्रोथ गाइडेंस देखें तो वही 25-30% का दिया है। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ ये 8 से 11% का टारगेट कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। मतलब ऐसे एनवायरमेंट में अगर आप 8-11% का वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हो तो उसका मतलब डिमांड में कुछ ज्यादा खराब नहीं है। दूसरा, वैल्यू ग्रोथ कंपनी 20% या उससे ज्यादा का टारगेट कर रही है फॉर FY26। देन दो सबसे इंपॉर्टेंट इनके इनके डिस्कशन हुए इस पूरे कॉन कॉल के अंदर, एक में लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ काफी लोगों को। पहला पॉइंट तो ये है कि एक एनालिस्ट का कहना था जो आपका Q4 FY24 का जो रेवेन्यू था, आई थिंक 1518 करोड़ का जो भी रेवेन्यू था, उसमें 480 करोड़ जो रेवेन्यू आया था वो आपको बुलियन वाले सेगमेंट से आया था, B2B वाले सेगमेंट से आया था। और Q4 FY25 में जो आपको रेवेन्यू आया है उसमें बुलियन वाला सेगमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बुलियन वाले सेगमेंट के रेवेन्यू को एक्सक्लूड कर दें जो लास्ट ईयर में आया था, लास्ट ईयर वाले रेवेन्यू में बुलियन सेगमेंट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, और वैसे भी उसमें मार्जिन कुछ आपको मिलता नहीं है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है या जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें उतना इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिख रहा जितना एक्चुअली में दिखना चाहिए। ये उनका पॉइंट था। अब आई डोंट नो मैनेजमेंट ने इस चीज को किस तरीके से समझा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन आप कॉन कॉल अगर सुनोगे या पढ़ोगे जब भी इनका ट्रांसक्रिप्ट आएगा तब, तो एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आया नहीं मैनेजमेंट की तरफ से। मे बी वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस पॉइंट को लेकर के, डिस्कशन थोड़ा कहीं और ही चला गया। लेकिन जो चीज मुझे समझ में आती है इस चीज को देख करके कि पूरा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है ये। ये चीज ठीक है कि हम बुलियन सेल्स को एक्सक्लूड करके देख रहे हैं, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट हमको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपका नॉन रिटेल में दो और सेगमेंट है, फ्रेंचाइजी वाला और आपका ई कॉमर्स वाला। अब लास्ट ईयर इनका जो फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स से जो रेवेन्यू आता था वो 9% का कंट्रीब्यूशन था। इस क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़कर के 18% हो गया, लगभग डबल हो गया। अब फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस को अगर आप समझोगे तो वो उसमें वैसे भी आपके इबिट्टा पे प्रेशर आता है, बिकॉज आपको ग्रॉस प्रॉफिट पे रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है अपने फ्रेंचाइजी से। जैसे कल्याण का अगर आप देखोगे एग्जांपल के लिए, तो उनके जो मार्जिन पहले 8% होते थे, अब वो धीरे धीरे 6.5% हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो कंपनी जितने भी स्टोर ओपन कर रहा है लास्ट 1-2 साल में सारे फोको मॉडल पे कर रहा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है फ्रेंचाइजी से, लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है बॉटम लाइन में। PBT हो गया, पैट हो गया, वहां पे आपको एडवांटेज मिलता है, बिकॉज जो जो सारा कैपेक्स है, जो सारा मेंटेनेंस वगैरह है, वो सब फ्रेंचाइजी को करना है, तो वो आपके PNL पे हिट नहीं आता उसका। तो PBT में बेनिफिट मिलता है, लेकिन इबिट्टा मार्जिन हो गया, ग्रॉस मार्जिन हो गया, वहां पे प्रेशर आता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन सडनली डबल हो गया, फ्रेंचाइजी वाला भी इंक्रीज हो गया, ई कॉमर्स वाला भी इंक्रीज हो गया। ई कॉमर्स भी लो मार्जिन बिजनेस है, इनका एग्जैक्ट कितना बिजनेस मार्जिन आता है ई कॉमर्स से मुझे पता नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स भी हमको पता है कि लो मार्जिन बिजनेस है। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डबल हो गया इस क्वार्टर में। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना यहाँ पे जरूरी है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब ये मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट यही रीजन है या कोई और रीजन है। और एक और पॉइंट अगर आप समझोगे तो बिजनेस में बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स होते हैं। एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि कंपनी ने इस साल 17 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं, सो मे भी हो सकता है उसका और एड ऑन एक्सपेंस रहा हो, जिसकी वजह से उतना इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखा ग्रॉस मार्जिन में जितना होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब वही पॉइंट है, अगर हम हर एक चीज को हर एक लाइन आइटम को अगर हम बहुत डीपली जाकर के देखेंगे तो कुछ खास सेंस बनेगा नहीं।
मेन हमको ये समझना है एज ए इन्वेस्टर कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। आई मीन क्या बिजनेस जो गाइड कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जिस जिस तरीके का इनका एग्जीक्यूशन है वो सारी सही चीजें में है, या फिर आई मीन वहां पे कहीं प्रॉब्लम है। अगर हम ये मार्जिन वाला पॉइंट ही डिस्कस करें, सो अगर एक्चुअली में इनके ग्रॉस मार्जिन में प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट को एक्चुअली में मार्केट में डिस्काउंट में चीजें सेल करनी पड़ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये वन ऑफ होगा, सिर्फ एक क्वार्टर में देखने को मिला है, ये ऑफकोर्स रिपीट होगा। अगर आपके मॉडल में प्रॉब्लम है, आपका बार्गेनिंग पावर खत्म हो रहा है मार्केट में, तो वो एक क्वार्टर में तो रहेगा नहीं, वो आपको अगले अगले क्वार्टर में भी रिपीट होगा, नेक्स्ट क्वार्टर में भी रिपीट होगा। तो आई मीन अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहा तो मैं बहुत आराम से जज कर सकता हूं उस वाले पॉइंट से। तो वही पॉइंट है कि एक लाइन आइटम को देख करके हम बहुत ज्यादा उसमें कुछ कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। ये सारे फैक्टर्स मुझे दिखते हैं कि इसकी वजह से भी ग्रॉस मार्जिन में भी इतना इंप्रूव ना हुआ हो, बट मेन तो हमको ये देखना है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पॉइंट था। दूसरा एक और पॉइंट था एक एनालिस्ट का, ये तो एक्चुअली बहुत जरूरी था एंड काफी स्ट्रांग फीडबैक भी दिया इन्होंने मैनेजमेंट को। सो इनका कहना था कि आपका जो गाइडेंस था अपने रेवेन्यू को लेकर के FY25 में, वो 8,000 करोड़ से 8,200 करोड़ का था। अगर आपको याद हो, हमने पीएन गाडगिल का Q2 का कॉन कॉल एनालिसिस किया था, उसमें उसमें यही चीज हमने डिस्कस करी थी कि मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY25 का 8,000 से 8,200 करोड़ का, लगभग 30-35% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे थे FY25 में। किया कितना है? 7,700 करोड़। सो लगभग अगर आप गैप देखोगे तो 300 से 500 करोड़ के बीच में इन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को मिस किया है। बहुत बड़ा मिस है ये गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैनेजमेंट ने, वो ऑफ कोर्स लॉजिकल है। जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो B2B वाला सेगमेंट था, रिफाइनरी वाला सेगमेंट था, उससे लास्ट ईयर हमको 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया, इस साल हमको 700 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो वो जो आप गैप देख रहे हो 3 से 500 करोड़ का, वो उसकी वजह से आया, बिकॉज उसको हम डी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका सितंबर क्वार्टर का जो कॉन कॉल हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, एंड 1 अक्टूबर से आप ऑलरेडी उस चीज को डी ग्रो करना आपने स्टार्ट कर दिया था। तो वहां पे जब आप गाइडेंस दे रहे हो 8,000 करोड़ का, तो आई मीन आपको तो पता है कि मैं इस वाले सेगमेंट को डी ग्रो कर रहा हूं, तो मेरा ओवरऑल रेवेन्यू कैसे 8,000 करोड़ आ सकता है? आई मीन वहीं पे मैनेजमेंट इस चीज की क्लैरिटी दे सकता था कि वैसे हमारा रेवेन्यू 8,000 करोड़ होता, बट क्योंकि हम इस सेगमेंट को आगे जीरो करना चाह रहे हैं, तो मे बी एग्जैक्ट हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर सिर्फ इतना लाइन आइटम ही अगर मैनेजमेंट ऐड कर देता अपनी कमेंट्री में, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती मार्केट को। बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ, आपका एक्सपेक्टेशन हो गया मार्केट का 30-35% की ग्रोथ का। Q3 में जब इन्होंने बिजनेस अपडेट दिखाया, हमने भी डिस्कस किया कि सिर्फ 23% का ग्रोथ, मतलब टाइटन को भी इन्होंने अंडर परफॉर्म किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टॉक का डी रेटिंग स्टार्ट हो गया। अभी Q4 में फिर इन्होंने बिजनेस अपडेट लॉन्च किया, 5% का रेवेन्यू ग्रोथ, डी रेटिंग और हुआ। मतलब लास्ट 6-7 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सॉलिड डी रेटिंग हुआ है स्टॉक का, और होना चाहिए था जिस तरीके की इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी मार्केट को। सो ये सारा इशू है। एंड उसके बाद में ऑफकोर्स इनको ये भी पूछा गया कि पैट मार्जिन में भी जो ये आप रिडक्शन दिखा रहे हो 4% से 2.75% तक का, ये बहुत ज्यादा रिडक्शन है। मैनेजमेंट का अपने पॉइंट पे वही कहना है कि थोड़ा सा हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस यहाँ पे दिया है। हमारा ऑफकोर्स एफर्ट रहेगा कि जो हायर रेंज है हमारे गाइडेंस का, उसको हम हिट करें, लेकिन हमें लगता है कि न्यू स्टेट्स में ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस वगैरह बढ़ सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। सो ये पूरा कॉन कॉल था पीएन गाडगिल का। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो चीजें ठीक चल रही है, ग्रोथ अच्छे हैं, नंबर्स अच्छा है, आगे का डायरेक्शन भी अगर हम देखें तो ठीक चल रहा है बिजनेस का। इनफैक्ट अगर मैं इसका डील भी देखूं री रेटिंग का, तो मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज अज्यूमिंग कि अगर कंपनी 261 करोड़ का पैट करती है, 2.75% का ही पैट मार्जिन आता है, तो भी अगर आप देखोगे तो इनका जो फॉरवर्ड पी है वो 28-29 के आसपास आता है। एंड अगर कंपनी जो हायर रेंज है इनके गाइडेंस का 3.25% का पैट मार्जिन, उसको हिट करती है, तो इनका पैट जो है वो 308-310 करोड़ का आता है। तो फॉरवर्ड पी हो जाता है 23-24 का। यानी अगर आप एक्चुअली में अर्निंग ग्रोथ देखो वो है 41%, फॉरवर्ड पी है 23 का, मतलब पैग रेशियो जो है इनका वो 5.5 के आसपास हो जाता है। तो सुपर री रेटिंग का डील लगता है। इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ऑफकोर्स डील बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कमेंट्री है इनकी इनकी मैनेजमेंट की, वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी लगती है। आई मीन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो बिजनेसेस होते हैं वो वैसे ही बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एज एन इन्वेस्टर मार्केट हमारा वैसे ही बहुत ज्यादा टेस्ट करता है, पेशेंस टेस्ट करता है। आई मीन अगर आप लास्ट 5-6 मंथ्स में देखोगे तो कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके स्टॉक जो है वो 30-40% डाउन है। तो इन यूनिवर्स में आपका पेशेंस वैसे ही टेस्ट होता है। उसके ऊपर से अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री में वैसी स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, वैसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, तो वो थोड़ा सा और एज एन इन्वेस्टर मुझे अनकंफर्टेबल करता है। बाकी हाँ, डील अच्छा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तब जब हमारे पास ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एक इतना अच्छा प्लेयर है कल्याण ज्वेलर, जो लास्ट 3-4 ईयर से, गाइडेंस तो वो देते नहीं है वैसे,
लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, चाहे पैट का नंबर हो, रेवेन्यू का नंबर हो, मार्जिन का नंबर हो, आरओई का नंबर हो, डेट रिडक्शन का नंबर हो, सब में वो कंपनी अभी तक कंसिस्टेंट है। तो अगर उस लेवल का आपको मैच करना है, वैसा रेटिंग चाहिए किसी बिजनेस को, तो ऑफकोर्स आई मीन गाइडेंस पे तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में इनको डेटा वगैरह भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला अगले क्वार्टर से वो इस चीज को रखेंगे। सो लेट्स सी। री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, 28 का फॉरवर्ड पी आप पकड़ो या 23 का फॉरवर्ड पी आप देखो, दोनों में स्कोप है री रेटिंग का। बट एज अ कंजर्वेटिव मैं पर्सनली ऐसे केसेस में ये प्रेफर करता हूं कि एटलीस्ट एक क्वार्टर का और एग्जीक्यूशन देखा जाए, धीरे धीरे कॉल लिया जाए, डिपेंडिंग की कैसा इनका आगे चल के चीजें प्ले आउट हो रही है, बिकॉज वो रिस्क है कि कंपनी जब न्यू स्टेट्स के अंदर जाएगी वहां कैसा रिस्पॉन्स आएगा। एंड गाइडेंस भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वेरी कर रहा है कंपनी का ऊपर नीचे। सो ऑन अ कंजर्वेटिव साइड मेरा प्रेफरेंस ऐसा ही रहता है कि थोड़ा आई मीन कम एलोकेशन लेकर के एंटर करा जाए, एंड देन उसके बाद डिपेंडिंग की कैसा इनका आगे का परफॉर्मेंस है, एलोकेशन कम होगा, इंक्रीज होगा, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो रीरेटिंग का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।